तो अब की बार किसकी सरकार में सबसे बड़ी कवरेज देख रहे हैं आप। काशी में मोदी का मेगा शो चल रहा है। हमारे तमाम संवाददाता हर एक जगह पर मौजूद हैं और पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इस बड़ी कवरेज पर न्यूज नेशन लगातार बना हुआ है। काशी पूरी तरह से दुल्हन की तरह सजा हुआ है। बड़ी तैयारियां की गई हैं। लोकप्रिय नेता ये कहा जा सकता है वो काशी पहुंचे एक बार फिर से अपने संसदीय क्षेत्र से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहां पर रोड शो करने वाले हैं और इस रोड शो को हर रूप में भव्य बनाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं ने, बनारस वासियों ने भव्य तैयारियां की हैं। तैयारियां किस तरह की है, तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। पूरा शहर झंडों से, पीएम मोदी की तस्वीरों से पटा हुआ है और बीएचयू से यहां पर जिस तरह की शुरुआत होगी वो तस्वीर भी बहुत भव्य होगी। और चलिए ये पल पल की तस्वीर हम आपको पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ लगातार तमाम मेहमान भी बने हुए हैं। अजय जी मेरे वरिष्ठ सहयोगी भी जुड़े हुए हैं दशाश्वमेध घाट से। आइए उनका रुख कर लेते हैं। धीरेन्द्र पुंडीर भी बने हुए हैं, रविकांत भी बने हुए हैं। अजय जी तो ये वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहां से शुरुआत होनी है और यहीं से ये पूरा काफिला आगे बढ़ेगा। दुल्हन की तरह पूरी इस कॉन्स्टिट्यूंसी को सजाया गया है। और अजय जी मेरे वरिष्ठ सहयोगी एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। अजय जी दशाश्वमेध घाट पर आप बने हुए हैं। आज जो काशी की छवि दिखाई पड़ रही है वो लग रहा है कि काशी एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है पूरे देश के अंदर। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कार्यकर्ताओं का हुजूम है। 5 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता आज जुटने वाले हैं। पूरी कैबिनेट, कह सकते हैं कि मोदी कैबिनेट आज काशी में है। टनों फूल, करीब बताया जा रहा है 25 टन से ज्यादा फूल यहां पर लोगों को अलग अलग चौराहे पर दिया गया है। जो कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने काफिले में रोड शो को आगे लेकर जाएं तब तस्वीरें बिल्कुल फूलमय नजर आए। धीरेन्द्र पुंडीर भी हमारे साथ 80 घाट से मौजूद हैं। धीरेन्द्र जी किस तरह की तस्वीर देख पा रहे हैं आज? आज तो काशी बिल्कुल अलग है, आज मोदीमय है काशी। देखिए लगभग 2014 को वापस रिपीट करता हुआ ये दृश्य आपको पूरी सड़कों पर दिखाई देगा। जब मोदी उस समय आए तो उस समय मोदी यहाँ काशी के लिए एक अजनबी के तौर पर आए थे। जो एक सीट के जो उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक स्ट्रेटजिकली लोकेटेड सीट को, जिससे बहुत सारे मैसेज बीजेपी दे सकती थी, जो उस समय की राजनीति के लिए बहुत, उस समय जो बीजेपी की स्ट्रेटजी उसमें अहम था। लेकिन आज 2019 में देश के प्रधानमंत्री के तौर पर जब बीच में चर्चा भी चली कि वो दूसरी सीट से भी लड़ेंगे, तब भी साफ तौर पर ये दिख रहा था कि वो एक ही सीट से लड़ेंगे और ये मैसेज साफ देने की कोशिश करेंगे कि वो सीट नहीं बदल रहे हैं, किसी तरह का कोई चेंज नहीं। और काशी को जिसको उन्होंने क्योटो बनाने का जो वादा था या गंगा की सफाई का, वो उस अपने तमाम वादों के साथ काशी के उन लोगों के पास जा रहे हैं जिन्होंने उनको इतने भारी बहुमत से जिताया था। तो ये एक बड़ी स्ट्रेटजी थी। और इस समय पूर्वांचल की सीट, अगर हम इस फेज को देखते हैं, पहले 2 फेज के उलट तीसरे फेज से जो ये पूरा इलाका शुरू होता है, उसमें लगातार ये उम्मीद की जा रही थी कि पूर्वांचल में शायद जो गठबंधन है उसकी जो टफ, जो उसका पूरा जो जातिगत समीकरण है वो काफी टफ साबित होगा बीजेपी के लिए, जो सेंट्रल इंडिया है, जो सेंट्रल यूपी है। लेकिन लगता है कि मोदी इसी चीज को, इस मेगा शो के सहारे यहां से मूवमेंट जो आगे का है, जो आगे की सीटों का मूवमेंट है, उसको प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। हर चीज मेगा शो के अंदाज में है। अगर आपको दिखेगा कि यहां से लेकर सड़कों पर हर जगह बाकायदा लोगों को खड़ा किया गया, तो उनके पास फूल है। उसके अलावा जो मोदी सरकार की योजनाएं, उनको अलग अलग जगह झांकियों के तौर पर कॉर्नर पर बनाया गया है। यानी आप पूरे सरकार के 5 साल के कार्यकाल को अपने सेंटर में रखकर मोदी ने इस जो आज का रोड शो है उसको किया है। और उसके बाद कल नामांकन होगा। पिछली बार से उलट इस बार लंबा जो रास्ता है उतना ही सेम उसी तरह था, लेकिन पिछली बार वो कचहरी की तरफ जब गए थे तब भी उतनी ज्यादा भीड़ थी। आज कुछ लग रहा है कि उन पूरे जो इलाके हैं, जो छोटी छोटी गलियां हैं, उनमें भी आपको सुबह से दिखेगा लोगों के अंदर उत्साह है। वो मोदी
का स्वागत कर रहे हैं। और जो प्रियंका गांधी के चुनाव न लड़ने की बात जैसे ही फाइनल हुई उसके बाद उनमें और उत्साह आ गया जो बीजेपी के समर्थक हैं, क्योंकि वो पहले से ही खुला चैलेंज कर रहे थे कि प्रियंका नहीं, हमको राहुल से मुकाबला होना चाहिए। हमें उम्मीद नहीं थी क्योंकि राहुल गांधी ने ये कहा था कि हम होता है वो हमारे साथ में, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन धीरेन्द्र, आपने बिल्कुल सही बात बोली कि हर रूप में भव्य किस तरह से इसे बनाने की कोशिश की जा रही है। नामांकन तो कल होगा, लेकिन उसके पहले ये पूरा रोड शो एक तरह से शक्ति प्रदर्शन, और ये कहा जा सकता है कि वो बताने की भी कोशिश की एनडीए कितना मजबूत है, यहाँ पर मौजूद है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजय सर भी हमारे साथ में मौजूद है। अजय जी, बिल्कुल, जिस तरह से आज हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने आप में बयां करती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो किस तरह से पूरे वाराणसी को अपने साथ ले चुका है। अब इसमें महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है जो मैं कुर्बान अली साहब से समझना चाहूंगा। कुर्बान अली साहब, महागठबंधन और कांग्रेस अगर चाहते तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर इम्पैक्ट डाल सकते थे, लेकिन आज जो तस्वीरें उभर रही हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस लेवल है, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने 2014 के परफॉर्मेंस को पूरे तरीके से दोहराने की न सिर्फ तैयारी कर रही है बल्कि कोई कसर छोड़ने को तैयार नहीं है। जी, मैं आपसे एग्री करता हूं इस मामले में, क्योंकि तैयारी कहां की गई है, बल्कि ये तो एक तरह से बनारस में तो केक वॉक ही दिया गया है। प्रियंका गांधी अगर शायद आती तो मुकाबला होता, और लेकिन अब तो जिसको कहते हैं एक फॉरगॉन कंक्लूजन है कि मोदी साहब के लिए कोई चैलेंज नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि बनारस में तो मोदी साहब के लिए खुद मोदी चैलेंज है कि वो 2014 के अपने रिकॉर्ड को बरकरार रख पाते हैं या उसके आगे जाते हैं। अब उनके लिए ये चैलेंज हो गया है। और जहाँ तक पूर्वांचल की बात है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो विभाजन हो रहा है कांग्रेस की वजह से वो पूर्वांचल में ही हो रहा है, क्योंकि प्रियंका गांधी को वहाँ लाया गया था कांग्रेस पार्टी का महासचिव बना करके। कांग्रेस के इतिहास में पहली बार एक प्रदेश का, एक रीजन का इंचार्ज बना करके। तो मकसद यही था कि यहाँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा डेंट किया जा सके गठबंधन को, वो मकसद था। उसके अलावा तो कोई दूसरा पर्पस सॉल्व होता हुआ मेरी नज़र में नहीं आता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस रीजन में बहुत अच्छा कर पा रही हो ऐसा मैं नहीं देख पा रहा हूं, 2-4 सीटों को छोड़ करके। और 30-40 सीटें हैं इस पूरे रीजन में, तो जाहिर है कि ये इसका नुकसान तो गठबंधन को होगा ही और फायदा बीजेपी को होगा। बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण सवाल जो रवि मैं आपसे समझना चाहूंगा, आपने देखा किस तरह से लोगों का उन्माद आज दिखाई दे रहा है रवि, लेकिन जरा ये बताइए कि आज तकरीबन 3000 लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने यहाँ के रोड शो के बाद रूबरू होने जा रहे हैं। 3000 लोगों के साथ एक साथ बातचीत करना अपने आप में बहुत मायने रखता है, खास करके तब जब आप वाराणसी के तमाम ओपिनियन मेकर्स के सामने अपनी बात को रख रहे हैं। क्या मुख्य एजेंडा रहने की बात है और क्या सिर्फ सरकार के परफॉर्मेंस पर चर्चा होगी? ऑर्गेनाइजर हैं तो लेना चाहेंगे धीरेन्द्र पुंडीर भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। यही सवाल मैं धीरेन्द्र से ले रहा हूं। धीरेन्द्र, अगर हम इस संदर्भ को समझने की कोशिश करें कि आज रोड शो के बाद अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए 3000 लोगों के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर मुखातिब होंगे, क्या यह सिर्फ चुनाव प्रचार का माध्यम है या दरअसल लोगों को यह बतलाने की जरूरत है कि वाराणसी को क्योटो बनाने का जो प्रण प्रधानमंत्री ने लिया था उसकी तरफ कितने ठोस और कारगर कदम उठाए गए? कम्युनिकेशन फेल हो रहा है। यहाँ से लेना ऐसा लग रहा है कि कुछ तकनीकी दिक्कत ज्यादा ही है और कई बार ऐसा होता भी है, और वो इसलिए सिर्फ क्योंकि जब आप एसपीजी के चारों तरफ घेरे में होते हैं तो एयरवेव्स पर उनकी मोनोपोली होती है। लेकिन आइए मैं अपने कैमरामैन से कहता हूं आपको जरा पहले यहां की तस्वीरें दिखाते हैं। आप जरा ये देखिए
सामने ये पूरा मंच तैयार है। ये वो जगह है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा आरती करेंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि वो खुद गंगा आरती यहां से करेंगे और ये पूरा मंच सज रहा है, तैयार हो रहा है उनके लिए। यहीं से वो गंगा आरती देखेंगे, गंगा आरती में हिस्सा भी लेंगे। इसके साथ साथ अगर ठीक आप सामने देखें, इस मंच के ठीक दूसरी तरफ गंगा नदी के दूसरे पार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बहुत बड़ा कटआउट है, जो कि लाइफ साइज कटआउट से भी बड़ा कटआउट आपके सामने दिखाई दे रहा है। ठीक उसके बगल में आप देखिए 3 नाव खड़ी है और ये 3 नाव पर कमल का चिन्ह 2 पर है और एक में बीच में बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, मैं भी चौकीदार। यानी कि स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने चौकीदार शब्द को न सिर्फ अपना बना लिया है, बल्कि उसके आधार पर अपनी राजनीति को बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं। उसके साथ साथ अगर आप हमारे पीछे का ये पूरा दृश्य देखें, आप देखिए फूलों की सजावट अच्छे तरीके से की जा रही है उन तमाम पीठों पर जहां पर पंडित और तमाम लोग यहां पर अपनी आरती करेंगे और सारी तैयारियां अपने साथ होती दिखाई दे रही हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि अब से कुछ ही क्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो भी शुरू हो जाएगा। तो ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ आपके सामने बयां कर रही हैं। तो ये सब तैयारियां बता रही हैं कि क्या क्या यहां होता दिखाई दे रहा है। एनके सिंह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सिंह साहब, स्पष्ट तौर से अगर कहा जाए तो आज अगर हम भारतीय जनता पार्टी के इस अरेंजमेंट को, इस मेगा इवेंट को देखें तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि आप 2013 से लेकर 2019 तक भारतीय जनता पार्टी के मेगा शो को हर वक्त देखते रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव प्रचार के मोड में कभी भी 20 की 21 ही हुई है, 20 से 19 नहीं हुई है। चुनाव प्रचार में भले हुई हो अजय जी, लेकिन आप याद करिए 1998 के बाद, 1998 के बाद बीजेपी का सपोर्ट पोल परसेंटेज लगातार गिरता रहा है। 25.6% 98 में था, 99 में आके वो 23% हुआ, 2004 में फर्दर घटा और 2009 में तो यहां तक नीचे गिर गया कि 18.5% बीजेपी का पोल परसेंटेज था। लेकिन बीजेपी इसकी एक्सपर्ट है। मोदी जी का कहना ही क्या है, अगर आजाद भारत में लेंगे तो ये रोड शो की जो पॉलिटिक्स है ये 1983 में एनटीआर ने शुरू की थी, जो फिल्म वर्ल्ड के एक डोयन माने जाते थे। और पहला उन्होंने चैतन्यम रथम ये कह के एक शुरू किया और आप ताज्जुब करेंगे कि 50,000 किलोमीटर आंध्र प्रदेश में वो घूमे रथ से। उसके बाद दूसरे मोदी जी आते हैं और मोदी जी ने, याद होगा आपको कि अहमदाबाद में शिंजो एबे को लेके, जो जापान के प्रधानमंत्री थे, और उसके अलावा नेतन्याहू को लेके इजराइल के, आप उस समय शायद अहमदाबाद में ही थे, नेतन्याहू को लेके इन्होंने एक रोड शो किया था जो 10 किलोमीटर लंबा था। आज वाला सिर्फ 7 किलोमीटर लंबा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि आज इसको 5 लाख लोग नहीं देख रहे हैं, 50 करोड़ लोग देश के इसको देखेंगे और 6 घंटा देखेंगे, क्योंकि जब ये गोदौलिया तक पहुंचेंगे आपके पूरे इस रोड से, तो हाईली कंजेस्टेड रोड है और उसमें हाईली कम्युनली सेंसिटिव एरिया जो है वो सोनारपुरा और मदनपुरा है। और वहां से जब गुजरेंगे तो जाहिर है एक मैसेज होगा, पूरे देश में एक मैसेज होगा। और जो लोग खड़े होकर उन मकानों से देखेंगे, ये जो कहा जा रहा है वहां की पॉपुलेशन ही है टोटल 14 लाख, तो ऐसे में 5 लाख शिरकत नहीं करेंगे, लेकिन करीब मैं समझता हूं कि 10 लाख आदमी झांक झांक के अपने परकोटे से, खिड़कियों से देखेगा या पैदल चल के देखेगा। तो मुझे लगता है कि इतना बड़ा शो इसको बना दिया है आज मोदी जी ने। और सबसे बड़ी बात, जब गंगा आरती होगी तो वो आप जानते हैं बनारस के लिए एक श्रद्धा का विषय है, और मोदी जी ने वहीं पे कहा था, मैं यहां आया नहीं हूं, मुझे गंगा मां ने बुलाया है। आज मुझे लगता है कोई नया सेंटेंस कहेंगे, लेकिन कुल मिला के ये बड़ा मेगा शो है और जिसका असर 240 कॉन्स्टिट्यूएंसी जो अगले 4 फेज में होने वाली है उन सारे के सारे पे पड़ेगा। जी बिल्कुल। धीरेन्द्र, हम यहां लगातार चर्चा इस मुद्दे पर कर रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पूरा मीडिया मैनेजमेंट अपने आप में बड़ा जबरदस्त है। लेकिन अगर आप इसके इम्पैक्ट को देखने की कोशिश करें, आज शहर के चप्पे चप्पे में चले जाइए और वाराणसी से बाहर निकलकर तमाम छोटे छोटे शहरों में जाइए, ऐसा लगता है जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां अपनी पकड़ बहुत मजबूत कर ली है। लेकिन गांव में जिस किसान के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी बड़े पैमाने पर आगे आना चाहती है, जिस बेरोजगारी की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, वो किसान, वो बेरोजगार उत्तर प्रदेश में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कुछ और सोच रहा है क्या?
देखिए अजय जी, आपकी बात सही है। अगर गांव-गांव में जाते हैं तो आपको दिखेगा कि कांग्रेस कहां लेक कर रही है और बीजेपी ने कहां उनसे बढ़त हासिल की हुई है। बीजेपी का मैसेज, चाहे आप प्रधानमंत्री मोदी के जिस सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर, राष्ट्रवाद को लेकर, उन्होंने साफ कर दिया। अपनी लाइन उन्होंने जो बनाई वो लाइन गाँव तक पहुँचाने में वो कामयाब हुए। यानी आपके पास जो आपका टारगेट वोटर तक, वहाँ तक की कम्युनिकेशंस का जो एक पूरी चेन थी वो बीजेपी ने वेल एस्टेब्लिश की। जबकि किसानों की बात करते हुए लगातार, अगर आपने अभी ये जो दिखाया, हम लोग जो नदी गंगा के बीच में देख रहे हैं, चौकीदार, जो मैं भी चौकीदार हूं, ये याद कीजिए जब तक ये शुरू नहीं हुआ था तब तक इसको शुरुआत राहुल गांधी ने की थी पूरी तरह से, कि राहुल गांधी किस तरह से अटैक कर रहे थे, हमला कर रहे थे, और उन्होंने उस पूरे नारे को अपने लिए इस्तेमाल कर लिया। तो ये बात सही है कि कांग्रेस के पास नीचे का कोई ढांचा इस तरह का नहीं है जो आज यूपी के अंदर, गांव के अंदर उसकी न्याय जैसी स्कीम तक को बता सके। वो पूरी तरह हमारे जैसे मीडिया पर ही निर्भर है जिससे उसकी सूचनाएं जा रही हैं। इसके उलट मोदी मीडिया को भी अपने मेगा शो में इस बात के लिए मतलब एक तरह से कहें कि मैनेज कर सकते हैं कि किस तरह से उनको दिखाना होगा, क्योंकि वो इतना लोगों को इतना पसंद होगा या लोग उसको देखेंगे और मीडिया उसको दिखाता, यानी अपने लगातार हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं वाराणसी से हमारी ये खास पेशकश। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू हो चुका है और जबरदस्त जन समर्थन उन्हें मिलता दिख रहा है। इस वक्त विप्लव जी और अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी और कांग्रेस से। अग्रवाल जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि अगर आपको अशोक राय को उम्मीदवार के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा करना था तो इतनी उहापोह की स्थिति क्यों उत्पन्न करी आप लोगों ने? देखिए, उहापोह की कोई स्थिति नहीं थी। वो चीज़ें पहले से तय होती हैं और जैसा मौका होता है उस समय वैसा प्रत्याशी दिया जाता है। उसमें अजय राय जी पहले से लड़ चुके हैं, पहले के प्रत्याशी हैं, एमएलए रहे हैं वहाँ से 2 बार, वो पॉपुलर चेहरा हैं, उनको फिर टिकट दिया गया। और जहाँ तक बात अभी हो रही थी अजय जी, बात उस पर होनी चाहिए आज विकास पे। क्या हुआ 5 साल में? प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी थी, हम लोग भी बहुत आशान्वित थे कि अगल बगल थोड़े विकास की हवा हमको भी मिलेगी। नहीं, विकास पर तो बात होगी, लेकिन आप ये बताइए ना, कम से कम 3 मौके पर प्रियंका गांधी ने कहा कि राहुल गांधी अगर चाहे तो मैं वाराणसी से चुनाव लड़ने को तैयार हूं। ये बयान देने की आवश्यकता क्यों थी? जी बिल्कुल, उन्होंने कहा। नहीं, उन्होंने कहा, उनके कुछ कार्यकर्ताओं की मांग थी, उन्होंने कहा, उस पर जवाब दिया प्रियंका जी ने कि हाँ अगर अध्यक्ष चाहेंगे तो मैं लड़ूंगी। कार्यकर्ताओं की मांग थी, लेकिन अध्यक्ष जी ने इस पे जो भी अपना निर्णय लेना था वो ले लिया है। आज वो सामने है कि अजय राय हैं। और जहां तक विकास की बात है, उसका जवाब आप हिसाब देना पड़ेगा ना 5 साल बाद प्रधानमंत्री जी को, कि ये गुब्बारे और फूल कल मुरझा जाएंगे, गुब्बारों की परसों हवा निकल जाएगी। ये परमानेंट स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये आज क्योटो बनाने की बात हो रही थी, 84 76 करोड़ साहब, मैं क्षमा चाहता हूं लेकिन लगता है कि वाराणसी आप पहले नहीं आए थे। लगेंगे इस स्पीड से गंगा। 2014 की वाराणसी और 2019 की वाराणसी में जमीन आसमान का फर्क है। ये चीज अमेठी में देखने को नहीं मिलती है। अब भी अजय जी अभी भी गए हैं। आप पहले मेरी बात तो सुन लीजिए सर, मेरी बात पूरी हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि गंगा साफ होने में इस तरह 200 साल लग जाएंगे। सीएजी की रिपोर्ट है कि कुल 20% पैसा खर्च हुआ है गंगा सफाई पे। आप जिस तरीके से वहां पे वाराणसी में छात्राएं जो छेड़खानी के विरोध में बैठी हुई थी, जिनकी पिटाई हुई है, शिक्षा में क्या बढ़ोतरी वहां कर दी गई है, चिकित्सा में वहां क्या बढ़ोतरी कर दी गई है। बात वो हो रही है कि उस एरिया को विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया जा रहा है, उसकी स्वागत है, लेकिन उसमें जो नुकसान हुआ है, जो सांस्कृतिक धरोहर की चीजें थी, चलिए मैं क्या कहूं, मुझे लगता है विप्लव जी इसका आपका अच्छा जवाब दे सकते हैं। विप्लव जी, वाराणसी के लोगों की जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई है अगर कांग्रेस के वक्ता की बात समझे तो। नहीं, अगर तब्दीली नहीं आई है तो उन्हें निश्चित रूप से प्रियंका गांधी वाड्रा को वहां से चुनाव लड़ाना चाहिए था। वो प्रधानमंत्री जी को चुनाव में हराने में सक्षम होते अगर प्रधानमंत्री जी ने कोई काम ही नहीं किया। देखिए अजय जी, स्थिति ये है, अरे बीच में नहीं बोल रहा था, जरूरत नहीं पड़ती आपको। अभी मैं सुन रहा था कोई नागपुर से आया है, आप दूसरों को चलिए साहब आप बता दूं। नहीं, आप अपनी बात कीजिए। अरे बीच में मत बोलिए ना भाई, बीच में मत बोलिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। 2014 में तो नरेंद्र मोदी जी का केवल नाम था, लेकिन 2019 में 5 साल काशी में जो काम हुआ, देश में जो काम हुआ, राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर के गरीब माँ के रसोई में गैस सिलेंडर पहुंचाने तक का काम जो मोदी जी ने किया, उसे देश की जनता देख रही है। दावे और प्रतिदावे अपनी तरफ है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप 2014 के और 2019 की वाराणसी की शक्ल देखें तो तब्दीली बड़े पैमाने पर स्पष्टता से दिखाई देती है। हमारा विशेष कवरेज जारी है, बने रहिए हमारे साथ। तुरंत वापस आते हैं, मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं।